हूँ कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। इसके पार्ट 1 की वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप जाकर के देख सकते हैं। आज बात करेंगे पार्ट 2 के बारे में, जो कि हमारा कंपनी रूल के नाम से भी जाना जाता है। तो कंपनी रूल बेसिकली जो है वो स्टार्ट हुआ 1773 से लेकर के 1858 तक। ठीक है, इसमें कंपनी रूल के बारे में कहा बताया जाएगा। तो क्या क्या मेन चार्टर्स एक्ट्स हैं उनके बारे में आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम कंपनी रूल की बात करेंगे तो 1773 से लेकर के 1858 तक ये था। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट आया, सबसे पहले आया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। रेगुलेटिंग एक्ट के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है पार्ट 1 में, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। थोड़ी सी बात करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट की। बेसिकली जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया तो फिर क्या क्या चीजें हुई। तो सबसे पहले जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसको ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट भी बोला जाता है और इसको चार्टर एक्ट भी बोला जाता है। बेसिकली क्या है, रिटर्न ग्रांट में एक चार्टर मिला हुआ था। ठीक है, तो टोटल 5 चार्टर्स थे हमारे, जो रेगुलेटिंग एक्ट है या चार्टर एक्ट ऑफ 1773 है वो एवरी 20 इयर्स में रिन्यू होना था। ऐसा उसमें लिखा हुआ था कि हर 20 साल के अंदर ये चार्टर आपको रिन्यू करना होगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, 20 साल के लिए रिन्यू करना था चार्टर। तो बेसिकली जो हमारे पास पहला चार्टर था जिसको रेगुलेटिंग भी बोलते हैं 1773, उसके बाद हमारे पास आया चार्टर ऑफ 1793, चार्टर ऑफ 1813 एंड देन फोर्थ चार्टर इज 1833 एंड फिफ्थ चार्टर इज 1853। तो ये 5 चार्टर्स हमारे पास थे। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो थे उससे क्या हुआ कि जो कंसेंट प्रोसेस को जो है सेंट्रलाइज्ड कर दिया गया। जो सारी पावर्स थी, जो प्रोविंसेस की सारी पावर्स थी, वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को ये सारी पावर्स दे दी गई। पहला तो ये चीज हुआ। अब ये क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अब वो किससे, काउंसिल, गवर्नर जनरल काउंसिल भी कंट्रोल कर रही थी उसे और सुप्रीम कोर्ट भी उसे कंट्रोल कर रहा था। तो क्या हुआ, पावर प्रेशर होने लगा। पावर प्रेशर होने लगा तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या किया गया, अमेंडिंग एक्ट 1781 को लाया गया। ठीक है, अमेंडिंग एक्ट 1781 को लाया गया। अब अमेंडिंग एक्ट 1781 के मेन प्रोविजंस क्या हैं, तो उसमें क्या किया गया, जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल थे उसको ज्यादा पावर्स दे दी गई। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के कंपैरिजन में अगर हम बात करेंगे अब क्या हुआ, गवर्नर जनरल काउंसिल के पास क्या क्या हुआ कि जो भी ऑफिशियल एक्ट्स थी कंपनी की या जो रेगुलेटिंग एक्ट थी उसके जो ऑफिशियल मैटर्स थे, ऑफिशियल एक्ट थे, सुप्रीम कोर्ट उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। पहली बात थी ये। दूसरी बात ये थी कि जो सर्वेंट्स के जो कंपनी के जो सर्वेंट्स थे उनके जो भी मैटर्स थे उनमें सुप्रीम कोर्ट का कोई इंटरफेयर नहीं होगा। उन पे अगर कोई केस चलेगा तो वो गवर्नर जनरल काउंसिल के अंदर ही चलेगा। दूसरी चीज, रेवेन्यू मैटर्स जो भी हैं वो गवर्नर जनरल काउंसिल के पास थे और प्रोविंशियल कोर्ट जो थे बॉम्बे एंड मद्रास, उनके जो भी मैटर्स थे वो भी गवर्नर जनरल काउंसिल के पास ही थे। जब सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2 चीजें दी गई कि अगर किसी हिंदू रिलीजन के पर्सन पे अगर कोई मुकदमा चलता है, कोई केस चलता है, तो उसकी जो प्रोसीडिंग होगी वो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग होगी। वाइल द केस इज ऑन द मुस्लिम पर्सन बिलोंग फ्रॉम द मुस्लिम कम्युनिटी, तो उस पे जो प्रोसीडिंग चलेगी वो मुस्लिम लॉ या मोहम्मदन लॉ के अकॉर्डिंग चलेगी। ठीक है, अब अमेंडिंग एक्ट लेकर के तो आ गए 1781। अब क्या हुआ कि वो लोग तो बैठे हुए थे ब्रिटेन में, ठीक है, ब्रिटेन में बैठे हुए थे, तो वो क्या कर रहे थे, यहां से कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे चीजों को। तो एक उस टाइम पे ब्रिटेन के एक प्राइम मिनिस्टर थे, पिट्स द यंगर। ठीक है, तो पिट्स द यंगर ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक एक्ट लेकर के आए जिसको बोलते हैं पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 एक्ट लेकर के आए। अब पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में क्या चेंजेस आए, सबसे पहले क्या होता था, जो रेगुलेटिंग एक्ट आई थी उसमें जो चीज थी वो थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास तो पावर थी, लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट के अकॉर्डिंग क्या हुआ, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी ऐड कर दिया गया जो कि डायरेक्टली नॉमिनेट किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट से। ठीक है, अब इसमें क्या किया गया, जो पॉलिटिकल अफेयर्स हैं आपके, सिविल मिलिट्री अफेयर्स हैं, रेवेन्यू कलेक्शन के जो मैटर्स हैं वो किसके पास गए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास आपके सारी चीजें चली गई। जबकि जो हमारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है उसके पास क्या रहा, हमारा कमर्शियल अफेयर्स को वो देखेगा। तो ये बेसिकली क्या है, डुअल गवर्नमेंट का सिस्टम लेकर के यहाँ पे
आए। ठीक है, और एक चीज और हुई जो आपका पिट्स इंडिया एक्ट है, वो ये था कि जितनी भी ब्रिटिश पजेशन टेरिटरीज थी, जितनी भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो टेरिटरीज थी, उनको अब बोला जाएगा ब्रिटिश पजेशन इन इंडिया। ठीक है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो है वो सुप्रीम कंट्रोल हो गया कंपनी अफेयर्स के ऊपर और उसके एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर पिट्स इंडिया एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब पिट्स इंडिया एक्ट के 2 साल बाद एक नई एक्ट आई जो थी एक्ट ऑफ 1786। ठीक है, एक्ट ऑफ 1786 से क्या हुआ कि जो गवर्नर जनरल थे वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है वो बदल गए और लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वो गवर्नर जनरल बन करके आए। जब लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बन करके आए तो उन्होंने अपनी 2 डिमांड्स रखी। उन्होंने कहा कि मैं गवर्नर जनरल बन रहा हूं, मैं 2 डिमांड्स अपनी उनको रखी जो उनकी पूरी हुई। उन्होंने क्या कहा कि वो जो है काउंसिल के डिसीजन को ओवरराइड कर सकते हैं। इट मींस ही कैन ओवरराइड द डिसीजन ऑफ द काउंसिल इन स्पेशल केस। ठीक है, दूसरा उन्होंने कहा कि वो कमांडर इन चीफ रहेंगे। ठीक है, मतलब जो मिलिट्री पावर्स है वो किसके पास रहेगी, बेसिकली गवर्नर जनरल के पास रहेगी। ठीक है, अब क्या हुआ, उस जो हमारी जो चार्टर एक्ट थी 1773 उसके 20 साल बाद रिन्यू होनी थी, तो नई चार्टर एक्ट आई, चार्टर एक्ट ऑफ 1793। ठीक है, उसके 20 साल बाद नई चार्टर एक्ट आई, चार्टर एक्ट ऑफ 1793। अब चार्टर एक्ट ऑफ 1793 के थ्रू क्या हुआ कि जो ओवरराइडिंग पावर्स थी, फ्यूचर गवर्नर जनरल जितने भी थे उनकी जो ओवरराइडिंग पावर्स थी उनको एक्सटेंड कर दिया गया और जो आपके गवर्नर जनरल्स थे, जो गवर्नर जनरल्स का जो कंट्रोल था उसको बढ़ा दिया गया बॉम्बे और मद्रास के ऊपर। ठीक है, और ट्रेड मोनोपोली जो थी उसको 20 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। इट मीन ट्रेड मोनोपोली को 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसमें हुई, आपकी जो आपका चार्टर एक्ट आया था 1793। अब उसके 20 साल बाद दूसरा चार्टर आपका रिन्यू होकर के आ गया, चार्टर ऑफ 1813। ठीक है, अब चार्टर ऑफ 1830 1813 को जो चार्टर आया उसमें क्या क्या मेन चेंजेस हुए। ठीक है, तो बेसिकली जो आपकी जो मोनोपोली चल रही थी 1813 की, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी उसको क्या कर दिया गया, एंड कर दिया गया। एशिया के अंदर मोनोपोली चल रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो उसको क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। और जो आपकी जो ये मोनोपोली जो पॉलिसी थी आप चाइना में चलती रही, और जो आपका टी ट्रेड था, चाय का जो व्यापार था उसमें ये मोनोपोली चलती रही और चाइना कंट्री के अंदर ये चलती रही। ठीक है, उसके बाद जो है जो सॉवरन जो पावर्स थी वो ब्रिटिश क्राउन को दे दी गई। कंपनी के ऊपर जो सॉवरन पावर्स थी, जो सुप्रीम पावर्स थी वो ब्रिटिश क्राउन को दे दी गई। ठीक है, क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउड कर दिया गया कि वो इंडिया में आए और वेस्टर्न एजुकेशन को फैलाएं, स्प्रेड दी वेस्टर्न एजुकेशन। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसमें हुई, आपकी 1813 में हुई। और दूसरी एक चीज और हुई, जो लोकल अथॉरिटीज थी वहां पर इंडिया के अंदर, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल चल रहा था उसमें जो लोकल अथॉरिटीज थी उनको पावर्स दे दी गई कि वो टैक्स जो है वो इम्पोज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर कोई टैक्स नहीं देता है तो उसे वो पनिशमेंट भी दे सकते हैं, ये पावर्स उनको दे दी गई। ठीक है, अब 1813 के बाद जो है नया चार्टर आया 20 साल बाद 1833। अब 1833 का जो चार्टर था उसमें क्या किया, जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता की, वो किसको दे दी गई, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को दे दी गई। लेजिस्लेटिव पावर्स किसको दे दी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को दे दी। दूसरी चीज, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उनको बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और सारी सिविल और मिलिट्री पावर्स भी किसको दे दी गई, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक को सारी पावर्स दे दी गई। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया, क्योंकि सारी पावर्स तो अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास चली गई, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया, बन करके रह गई। ठीक है, 1833 के अंदर एक और भी एक इंपॉर्टेंट चीज हुई थी, वो क्या था कि ओपन कंपटीशन कराने की कोशिश करी गई थी सिविल सर्वेंट्स
सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, जिसको आज आप आईएएस के रूप से जानते हो, आईएएस के रूप में जानते हो या आईएएस के नाम से जानते हो, उसको कंपटीशन को कराने की कोशिश करी गई। ठीक है, लेकिन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे उनके स्ट्रॉन्ग अपोजिशन की वजह से क्या हुआ, वो चीजें फेल हो गई, वो चीजें चली नहीं, वो जो आइडिया था उसको ड्रॉप आउट करना पड़ा। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या हुई हमारी इसमें 1833 का जो चार्टर था उसमें हुई। अब जो हमारा लास्ट चार्टर है वो है 1853, 1853 का जो है वो हमारा लास्ट चार्टर है, जो 20 साल बाद हमारा फिर से रिन्यू होकर के आया। ठीक है, अब ये क्या था, एक तो लास्ट चार्टर था, दूसरा इसमें क्या हुआ, अब तक के जितने भी आपके चार्टर्स होते आ रहे, 1773 हो गया या 1793 हो गया, 13 हो गया, 1833 हो गया, तो उनमें क्या था, उसमें लिखा हुआ था कि द चार्टर विल बी रिन्यूड आफ्टर 20 ईयर्स। लेकिन जो 1853 का जो चार्टर था, इसलिए मैंने वर्ड यूज किया लास्ट चार्टर। ठीक है, इसमें क्या हुआ, 20 ईयर्स के एक्सटेंड के बारे में नहीं कहा गया कि चार्टर जो है 20 ईयर्स के बाद एक्सटेंड होगा, क्योंकि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था वो किसी भी टाइम जो है वो पूरे चार्ज जो है वो अपने अंडर ले लेता, किसी भी टाइम जो है वो कंट्रोल अपने आप में ले लेता, इस वजह से नहीं लिया गया। ठीक है, अब 1853 का जो चार्टर है उसमें क्या क्या जो चेंजेस हुए मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले क्या किया, जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव है उसको सेपरेट कर दिया गया। अब तक क्या था, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों सेम थे, एक साथ काम कर रहे थे, मिलकर के काम कर रहे थे, लेकिन यहाँ क्या किया कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव को अलग कर दिया गया। ठीक है, दूसरी चीज 6 मेंबर्स जो है वो ऐड करे गए, 6 नए मेंबर्स ऐड करे गए, जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से जाने गए, या जो काउंसलर थे, ठीक है, उसको एक मिनी पार्लियामेंट के रूप में या मिनी पार्लियामेंट की तरह वो लोग काम करते थे, वो 6 मेंबर्स का जो ग्रुप था। ठीक है, दूसरी चीज क्या गई 4 मेंबर्स जो है रिप्रेजेंटेटिव, 4 रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स लिए गए, जो प्रेसिडेंसी थी, जैसे कि बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता और नॉर्थ वेस्टर्न जो प्रेसिडेंसीज थी, उनसे एक एक मेंबर्स लिए गए, जो कि गवर्नर जनरल जो थे उनके काम में उनकी हेल्प करेंगे। ठीक है, एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई 1853 में, वो ये हुई कि जो 1833 में एक सिविल सर्विसेज एग्जाम कराने की जो कोशिश की गई थी वो नाकाम हो गई थी किसी वजह से। तो यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे वो चीज सक्सेसफुल हो गई। तो एक सिविल सर्विसेज एग्जाम जो कराना था, ओपन कंपटीशन, वो सक्सेसफुल हो गया। और एक थे लॉर्ड मैकाले थे, उनकी कमेटी की रिकमेंडेशंस थी, 1854 में उनकी कमेटी की रिकमेंडेशंस आई थी, जो लॉर्ड मैकाले, उसके क्या हुआ कि जो इंडियंस थे वो भी अब सिविल सर्विसेज के ओपन एग्जाम में बैठ सकते हैं और सिविल सर्वेंट्स बन सकते हैं, उसके कंपटीशन में बैठ सकते हैं लॉर्ड मैकाले कमेटी के थ्रू। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो 1853 में हुई। अब 1857 में क्या हुआ, सिपाही विद्रोह हो गया, और 1858 में कंपनी ने क्या किया, कंपनी का जो चार्ज था वो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ले लिया। ठीक है, तो आज के टॉपिक में इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।